मैं हूँ शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है ज़हीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना और कमेंट्स जरूर दिया करें हमारे व्लॉग के ऊपर। आज हम बात करेंगे दो सूबों को उनके वजीर आला मिल गए, क्या सूरत हाल रही उसके ऊपर बात करेंगे। पीटीआई को और एक धचका लग गया है, वो क्या है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और सदर साहब के बारे में जो खबर ज़हीर ने जराए से दी थी वो कुछ सच होती नजर नहीं आ रही, उसके ऊपर भी हम दोबारा से बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़हीर, कैसे हैं आप? जी भाई, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा ज़हीर, दो सूबों को आज उनके वजीर आला मिल गए। पंजाब के अंदर आज इलेक्शन था, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने राना आफ्ताब को नाम किया था। पहले मियां असलम इकबाल थे, मियां असलम इकबाल ने पेशावर हाई कोर्ट से जमानत तो ले ली लेकिन वो आए नहीं, तो उस वजह से राना आफ्ताब साहब जो थे उनको नामजद किया गया। लेकिन आज जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले थे उन्होंने पहले इलेक्शन प्रोसेस का बाइकआउट कर दिया, फिर उसके बाद वो बाहर चले गए। तो मरियम नवाज इलेक्ट हुई, मरियम नवाज ने आराम से स्पीच कर ली, तो कोई ऑपोजिशन कोई नजर ही नहीं आई, कोई शोर हंगामा कुछ भी। बड़ा अच्छा वॉक ओवर मिल गया मरियम नवाज को कि आराम से स्पीच की और अपनी सारा एजेंडा था, सब कुछ था, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रोड मैप था उसने दे दिया। जी, बहुत शुक्रिया। एक तो बिल्कुल ये हुआ है और पार्लिमानी जो रवायात हैं उसके मुताबिक क्या ही अच्छा होता है कि पहला इजलास जो है वो मुकम्मल हाउस के साथ होता। उनके अगर कोई ग्रीवियंसेस थे या जो डिमांड्स थी जो भी, तो उसको अगर पूरा कर दिया जाता तो ये गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा जेस्चर जाता। एक तो ये है कि पहली खातून वज़ीर आला बनी है, ये देखते हैं कि किस तरीके से 2 पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से, एक तो परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कैसी रहती हैं। दूसरा फिर जो एक इश्यू धांधली वाले चल रहे हैं उसके हवाले से देखते हैं कि इसके ऊपर क्या निकलता है। मरियम नवाज का सबसे जो बड़ा चैलेंज होगा वो ये होगा, क्योंकि मरियम नवाज जो पॉलिटिक्स करती है वो एग्रेसिव मोड में करती है। उनकी तकरीर के अंदर अगर वो उलमा मशाइख से भी इवन मिल रही हो तो वहां पे भी वो एग्रेशन कहीं ना कहीं आ जाता है, और कहीं ना कहीं इस तरह की रिएक्टिव पॉलिटिक्स जिसे कहते हैं या रिएक्टिव स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आती हैं। लेकिन जब आप आज नहीं एक आई, आज हाँ, नहीं आई मैं उनकी वही पूरी स्पीच हाँ में। आज तो बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आपको पता है कि लीडर ऑफ द हाउस होता है, जो भी वो कौमी असेंबली में हो या किसी भी सूबाई असेंबली में हो, तो लीडर ऑफ द हाउस की तरफ से हमेशा पॉजिटिव पैगाम दिया जाता है। अपोजिशन का काम होता है अपोजिशन करना, लेकिन जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो हमेशा ये पैगाम देता है कि हम आए मिल के बैठ के अच्छा, चलते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। लेकिन तो इस हवाले से बहुत बड़ा चैलेंज होगा मरियम नवाज के लिए कि वो अपनी जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, या एक लीडर की हैसियत से, एक सूबे की अगर वो सीएम है उसकी हैसियत से वो किस तरह लेके चलती हैं इसको, ये एक बहुत देखने वाली चीज होगी। लेकिन ज़हीर, अगर आप पार्लिमानी रवायात की बात करें हैं कि लीडर ऑफ द हाउस, तो इमरान खान को भी हमने देखा था पूरे पौने 4 साल में उसने ओपोजिशन लीडर से कभी भी हाथ नहीं मिलाया था। और ओपोजिशन लीडर उसको कह रहा था क्या है मिसाके मैशत करते, और इमरान खान ने कभी उसका जवाब नहीं दिया था, बल्कि उल्टा वो हमेशा तनकीद ही करते रहे, मैं इसको जेल भेज दूंगा, उसके एसी उतार दूंगा। तो उसकी निस्बत जो मरियम नवाज का पहला था, उसने तो ओपोजिशन को कहा है कि मेरे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं। तो अब देखना तो दरवाजे वाकई बाहर आपकी निकाल के बात। बंद करके उनको एड्रेस नहीं किया, अगर उसने दरवाजे नहीं खुले किए, हैं। उसने उसने स्पीकर को कहा था कि कमेटी बनाए, जाके उनको मना के लेके आए, और उसके बाद फिर वो नहीं आए हैं। तो जाहिर है इलेक्शन तो होना ही होना था ना, वो अब उनके लिए कितनी देर तक रोका देखिए, जा सकता। मैं अगेन आपको बताता हूँ, आप देखें जो एक स्टाइल होता है ना, मतलब पॉलिटिक्स करने का, जिस तरह आज अपोजिशन नहीं थी। अच्छा, अब पहले आपने इमरान खान की मिसाल दी है, अगर इमरान खान किसी से हाथ नहीं मिलाते थे, अगर इमरान खान किसी से बात नहीं करते थे, तो मुझे बताएं, नून लीग, पीपल्स पार्टी और इवन मीडिया के ऊपर उनकी तारीफें होती है या उनके ऊपर तनकीद होती है? तो बिल्कुल ये तनकीद एक, होती है ना। हाँ, तनकीद होती लेकिन है ना। उन नहीं उनके लोग, लेकिन इमरान खान के सपोर्टर इस चीज को पसंद करते हैं। मैं वही बात कर रहा हूँ। अब दूसरी बात ये है कि जिस तरह अगर जब शोर पड़ा हो, खासतौर पे जब बजट आता है, कोई इस तरह का मामला होता है, जिस वक्त आपके पास शोर पूरे हाउस के अंदर हो, फिर पता चलता है कि आपको कितना अच्छा माहौल मिला है या कितना बुरा माहौल मिला है, आपका रिएक्शन क्या होता है आपके उसके ऊपर। क्योंकि देखें, जो हमारे यहाँ जितनी भी लीडरशिप है, खा वो पीपल्स, मैं किसी एक पार्टी का नहीं कहता, जितनी भी लीडरशिप है, खासतौर पे अब उनकी अगली नस्ल भी आ रही है बीच में, ये लोग जो है ये मीडिया के ऊपर शनीला इंटरव्यू देते हैं तो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे देते हैं। ये एक सवाल भी उस तरह का बर्दाश्त नहीं करते कि जिसके अंदर उनको लगे कि इन्होंने हमारी क्लास लिया है, या उसको मुकम्मल तौर पर एडिट करवाने की कोशिश करते हैं। अब जब ये पॉलिटिक्स के अंदर ये चीजें जो है, कितना आप बर्दाश्त करने, कितने थिक स्किन है आप, कितना बर्दाश्त का माजर रखते हैं, ये
असल में इम्तिहान होता है उस वक्त जिस वक्त आप किसी आला ओहदे के ऊपर आके उसको चलाते हैं। हाँ, लेकिन ज़हीर शरीफ फैमिली के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद होती है। आपका 70% मीडिया जो है, जो चैनल्स एंकर बैठे हुए तजिया निगार गए थे, उन पे तनकीद ही करते हैं। 70% उनके अगेंस्ट होते हैं। हाँ, इसमें यह है कि मरियम नवाज बहुत कम इंटरव्यू देती है। उस मामले में बिलावल भुट्टो जो है, उन्होंने काफी यंग लोगों को, बड़े लोगों को और काफी ज्यादा इंटरव्यू इलेक्शन से पहले दिए थे, और उधर से शहबाज शरीफ ने भी इंटरव्यू वगैरह दिए थे। और बात आपकी ठीक है कि जब आप किसी इक्तदार के ऊपर या किसी ओहदे पे आएंगे तो असल इम्तिहान तब होता है कि आप कितनी ज्यादा ग्रेस दिखाएंगे, कितनी ज्यादा ज़र्फ दिखाएंगे। जो एक चीज मुझे अच्छी लगी एक खातून के तौर पे, और कल एक इंसिडेंट भी हुआ कि उन्होंने कहा कि खातून को हरासा करना मेरी रेड लाइन है। और कल ही ज़हीर हमने लाहौर के अंदर एक वाकया देखा कि वो कैलीग्राफी खताती कुछ हुई थी जिसपे लिखा हुआ था हलवा हलवा हलवा, और हमने उस खातून एक के साथ होते हुए उसको हरास होते हुए देखा। और जिस तरह लोग कह रहे थे कि हम गर्दन इसकी तन से जुदा कर दें, इसने कुरान की बेहुरमती की है। तो ऐसा लगता है जैसे शहर का शहर जो है ना, वो लोगों का ईमान जांचने के लिए निकल आया हुआ है। और हमारे हमारे लिए मतलब अल्फाज आपको नहीं पढ़ने आ रहे। और फिर आपने देखा कि जब खवातीन को हरासा किया जाए तो उठ के खड़ी होता कि हम बराबर दे सके। अगर आप एक खातून के लिबास पे जा रहे हैं तो क्या आप इस्लाम का ये बात भूल गए कि आपने भी निगाहें नीची करनी है। तो मरियम नवाज ने जो आज बात की है कि खातून को हरासा करना मेरी रेड लाइन है, ये कितना जरूरी हो गया हमारे इस माशरे में खवातीन को बचाना, जहां पे हर बंदा तलवार लेके निकला हुआ है कि आपसे एक लिबास बर्दाश्त नहीं हो रहा जिसपे अरबी का कुछ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो बेहुरमती हो रही हो। नहीं, ये बात ठीक है। हमारे रवैये जो है शनीला वो इस किस्म के हैं, खास तौर पे इस तरह के मामलात के अंदर हम बिला बिला खौफ़े तर्दीद हाँ। या अंधाधुंध जिसे कहते हैं ना, वो तलवारें निकाल के खड़े हो जाते हैं। तो ये बड़े ही सेंसिटिव इश्यूज़ होते हैं और खास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जिस तरह आपने कहा है, ख़वातीन को हम्म। हर मतलब ऑफ़िस के माहौल से लेके बाहर के चलने-फिरने तक, बाहर के माहौल तक, हर हाँ जगह जी। उनको तनकीद का या हरासगी का एक कहना चाहिए कि उन्हें हम्म। निशाना बनना पड़ता है। तो मेरे ख़्याल में ये कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं था और इसको अपने साथ इन्होंने नथी किया जो भी थे लोगों ने या जिस तरीके से भी उनको और भड़काया गया। तो ये आपने देखा कि पूरा गिरोहबंदी एक जत्था करवा के उससे माफी मंगवाई जा रही है। उसने किया क्या था जो उससे माफी मंगवाई जा रही थी उस खातून से? ये तो बस आपको पता है कि हमारे इस तरह की मिसालें वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट हैं और जिनको याद करके हाँ। आप उठाएं कि मॉब के अंदर जब भी कोई वाकया इस तरह का हुआ है तो उसका एंड रिजल्ट जो होता है ना वो अफसोस के ऊपर होता है और अफसोस के ऊपर होता है। शर्मिंदगी के ऊपर होता है उसका। हुँ। अच्छा ज़हीर, हमने बात की थी सदर साहब की कि सदर साहब जो हैं, आपने कहा था कि आपको ज़राए से खबर है कि सदर साहब शायद इजलास बुला लेंगे और इसको तरीके से जाने देंगे। वैसे एक तरह से आपकी खबर इस तरह भी सच निकली कि सदर ने को 15 दिन अपने पास उसको रोके नहीं रखा, 2-3 दिन के अंदर ही समरी वापस भिजवा दी दस्तखत किए बगैर। अब उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म जो है उनको दोबारा भेजेंगे और वो अगर नहीं मानेंगे तो 29 तारीख को शायद इजलास खुद ब खुद भी हो भी सकता है। स्पीकर बुला सकते हैं क्योंकि 21 दिन के अंदर इजलास सदर जो है बुला सकते हैं। उसके बाद फिर आइन अपना रास्ता निकालेगा जिसमें से स्पीकर बुला लेंगे। तो सदर साहब ने शायद दोनों साइडों को खुश करने की कोशिश की। आपको याद होगा एक और कानून के ऊपर भी इस तरह हुआ था कि वो ज्यादा देर रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका, जल्दी वापस भेज दिया था। और इसके बाद उन्होंने दोबारा से भेज के टाइम मुद्दत पूरी करके वो कानून साजी कर ली थी। तो सदर साहब ने 3 दिन के अंदर वापस भेज दिया, यानी कि रास्ता वो भी निकालना चाह रहे हैं लेकिन उन्होंने दूसरी साइड को भी खुश करने की कोशिश की है। ये बात ठीक है। देखिए मैं आपको बताऊँ एक चीज़ मेरी दोबारा बात भी हुई आज भी। उन्होंने कहा जी थोड़ी-सी हमारे लिए हैरानी थी और थोड़ा-सा उसी तरह हुआ है जिस तरह आपने भी परेशानी बताया। हाँ, हाँ, हैरानी नहीं मैं ये थी आपको बता रही हूँ कि उनकी खबर ठीक एक तरह से देखें, अगर हाँ, ये 15 दिन रोक लेते तो बात रोक लेते बहुत आगे बिल्कुल। फिर जाती। उन्होंने क्राइसिस 3 दिन में भेज दी। प्रोसिक्यूशन अब सदर साहब को अच्छे से पता है कि तमाम इदारे जो हैं वो इस वक़्त इजलास के हवाले से कोई भी रुकावट नहीं बनेगा। अगर स्पीकर के पास इस तरह का कोई है या नहीं है, वो आगे कोर्ट भी बैठी हुई है। उन्हें पता है कि ये इजलास रुक नहीं सकता, ये उन्हें पता है। इसी वजह से हुँ। उन्होंने ये वाला भेज के अपने आप को इधर से भी बचा लिया है और दूसरा अपने आप को सुरखरू भी कर लिया है क्योंकि ईवान सदर के अंदर से जो सोर्स है उनका भी ये कहना था कि ये वहां पे भी सुरखरू होना चाहते हैं, इनको वहां की ज्यादा फिक्र है क्योंकि उन्हें आपको भी पता है कि इमरान खान साहब जो है वो इनसे कुछ ज्यादा खुश नहीं थे और कल या परसों की आपने स्पीच सुनी हो इनकी तो उस स्पीच से भी आपको अंदाजा होता है कि वो वाली स्पीच जो कल या परसों स्पीच हुई है उसके अंदर उन्होंने जो बातें की है वो अगर किसी भी सदर ममलकत का दौर शुरू हो रहा होता खत्म ना हो रहा होता तो मेरे ख्याल है कि बहुत बड़ी खबर होती। तो क्योंकि अब वो जाने वाले हैं तो इस वजह से उन्होंने बड़ी तल्ख बातें की हैं मतलब अपने
इस पॉइंट ऑफ व्यू से, एज ए सदर के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने थोड़ा सा बाहर निकल के खेला है उस तकरीर के अंदर। तो ये है कि वो थोड़ा सा सुरखरू होना चाह रहे हैं, क्योंकि पार्टी के हवाले से आपको पता है कि, और पार्टी चेयरमैन के हाँ हवाले से भी, तो उन्होंने जाना तो है ना, सियासत तो करनी है, या तो ये तो नहीं कि रिटायरमेंट लेके बैठ जाएंगे। वही है। और वैसे भी सुना ये जा रहा है कि शायद जो सेनेट के इलेक्शन है वो बाद में होंगे, सदर का इलेक्शन जो है वो पहले हो जाएगा। शायद 8 या 9 मार्च को सदर का इलेक्शन करवाने भी जा रहे हैं कि वो हो जाए। अच्छा ज़हीर, चले हम लास्ट में एक और टॉपिक को कर लेते हैं। अभी अभी खबर आई है, मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखी है, और सब कह रहे हैं कि कंफर्म ही है कि जो अब्दुल रहमान कांजू है लोधरा की सीट पे जो थे, एक तो सिद्दीक कांजू थे जिन्होंने हरवाया था जहांगीर तरीन को ना, जो लोधरा की सीट पे अब्दुल रहमान कांजू जो नवाज लीग के थे, वो रिकाउंटिंग में 1200 वोट से जीत गए हैं। अच्छा, ये एक बिल्कुल मेरी वहां के रिपोर्टर से बात हुई है, मेरे पास उनके मैसेजेस वगैरह, वीडियो मैसेज पड़े हुए हैं, जो वहां पे उम्मीदवार थे जिनको पीटीआई जो है वो पैक कर रही थी। और पहले उसमें 16,000 की लीड थी। देखें, गिनती होना, दोबारा गिनती होना कोई बड़ा मसला नहीं है। ये पीटीआई ने तो आधे से ज्यादा तो इन्होंने जमा करवाई हुई है कि दोबारा चेक किया जाए, वो इतना बड़ा मसला नहीं। मसला यहाँ से खड़ा होता है कि जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया है कि इसके ऊपर स्टे दे दिया जाए, तो वो ऑर्डर ही रिसीव नहीं कर रहे, वहां के रिपोर्टर ने बताया। और पुलिस वाले जो है वो तो नाके लगाए हुए हैं। और बकौल इस उम्मीदवार एज ए खबर मैं आपको दे देता हूँ, इशू दिए हैं। देखें, फॉर्म 47 पहले भी इशू होते हैं, तो फॉर्म 45, फॉर्म 47, फॉर्म 49 जो है ना, ये इशू होने के बाद भी स्टे ऑर्डर मिलते हैं। ये वो कह रहे हैं कि मेरे पास फॉर्म 47 भी है, फॉर्म 45 भी है, फॉर्म 49 भी मेरे पास पड़ा है। इशू ये भी नहीं है। इशू ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, तो फिर उस गिनती को जारी रखने का मेरे ख्याल में जवाज नहीं था। और अब वो गिनती जारी है, जो आप कह रही है कि जीत गए हैं, वो गिनती अभी रिकाउंटिंग हो जारी है। गई है। सिर्फ अगले 2 घंटे के अंदर या 1.5 घंटे के अंदर सिर्फ अनाउंसमेंट होना बाकी है, क्योंकि जिस तरीके से नाके लगाए गए हैं वहां से पता चल रहा है कि वो, और इनको अंदर जाने भी नहीं दिया गया। तो ये वहां के हमारे जो रिपोर्टर है वो खबर दे रहे हैं। हाँ, चलें ठीक है। मैं हमें लाहौर हाई कोर्ट में जाके वो फिर दोबारा से उसके ऊपर बात कर लेगा, हो सकता है कि ये रोक दिया जाए लेकिन वो जो नोटिफिकेशन स्टे के ऑर्डर पीछे। दिया था उसके ऊपर अमल होना चाहिए था ना। स्टे ऑर्डर रिकाउंटिंग के ऊपर है। हाँ हाँ, स्टे ऑर्डर के इसके ऊपर अभी कुछ कुछ ना किया जाए, बिल्कुल। तो वो अच्छा, उन्होंने उसके रिसीव बाद ही नहीं किया, वो उन्होंने अच्छा रिसीव अच्छा ही नहीं अच्छा, किया। हाँ। सही बात है। लेकिन चले फिर भी कोर्ट का ऑप्शन उसके पास खुला है, वो जाके फिर भी इसके ऊपर स्टे करवा सकते हैं कि ओथ ना लें या इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन ना जारी करे, क्योंकि अभी तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं जारी होगा वो ओथ भी नहीं ले सकता। तो देखते हैं कि इस सीट के बारे में क्या मामले बनते हैं। कल हम देखते हैं कि 2 असेंबलियां और रह गई हैं। केपीके की असेंबली रह गई है, बलूचिस्तान की असेंबली रह गई। अभी तक केपीके में अमीन अली गंडापुर ही अभी तक के नाम चेंज हो रहा है कोई। नहीं, अभी तो वही है, अभी वही है। वही है। ठीक है, बलूचिस्तान और 2 सूबों का भी आना और वफाक का मामला भी देखना है कि किस करवट बैठता है। आज 26 हो चुकी हुई है, 2 दिन और हैं। उसके बाद 29 को कहा जा रहा है कि शायद स्पीकर इजलास बुला ले, क्योंकि फिर आईनी रास्ता स्पीकर जो है वो निकाल सकता है। तो जो भी सूरत हाल होगी हम आपके सामने लेके आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।